इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। अपने रजिस्टर में बस देखते रहना, ठीक है, उसे मार्क करते रहना कि ये रजिस्टर और बेयर एक्ट ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, राइट, इसीलिए हमें चाहिए सेक्शन 26, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 6 का रूल 15, राइट। ऑर्डर सेक्शन 26, ऑर्डर 4 एंड ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 6, रूल 15, ठीक है। तो सेक्शन 26 का बेयर एक्ट ओपन करो। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1 कहता है that every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. That is in the Bear Act, section 26(1), right? तो 26(1) में एक general rule दिया हुआ है, that is every suit shall be instituted by the presentation of a plaint, and the second part is the residuary one की or in such other manner as may be prescribed, ठीक है। तो general rule है, एक सूट फाइल करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्लेन फाइल करनी पड़ती है। और जो दूसरा रूल है, जो उसकी सेकंड पार्ट जो एक्सेप्शन है, कि अगर और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वहां हम लोग क्या करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, यू फाइल अ पिटिशन, यू डोंट फाइल अ प्लेंट। और अदर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्या होता है, वहां पर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। इवन सीपीसी जब आप उसमें जाओगे सूट्स बाय इंडिजिन पर्सन्स में भी, वहां पर भी आप एप्लीकेशन फाइल करके सूट फाइल करते हो। सेक्शन 26(1) में जनरल रूल भी दिया हुआ है और एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। जनरल रूल क्या है, यू फाइल अ प्लेंट, राइट। अब उसी के सबसेक्शन 2 में जाओगे, 26(2) में, तो 26(2) जो है ये बात करता है कि इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, राइट। बोलता है फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब हम लोगों को यहां पर देखना होता है कि फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ये एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज वहां पर प्रूव्ड की जगह क्या वर्ड यूज होना चाहिए था, सपोर्टेड, ठीक है। प्रूव्ड की जगह क्या वर्ड होना चाहिए, सपोर्टेड। तो सबसेक्शन 2 में जो वर्ड प्रूव्ड यूज्ड है, दैट मस्ट बी सपोर्टेड, ठीक है। चलो अब देखा सेक्शन 26 में क्या था हमारे, इफ यू वांट टू फाइल अ सूट, फाइल अ प्लेंट एंड दैट प्लेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, राइट। देन वी गो टू ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 का रूल 1, सब रूल 1 इज अ वेरी सिमिलर प्रोविजन टू सेक्शन 26(1), बट वो बोलता है, क्या बोलता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by presenting plaint in duplicate। तो यहां पर बात यहां पर आता है plaint in duplicate, okay? अब plaint in duplicate का मतलब क्या होता है, this is the copy of plaint, right? और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, plaint in duplicate to the court or such other person as the court, such other officer, such officer as the court may appoint in this behalf, ठीक है। So when you have the plaint and the affidavit and the copy of plaint, you have to present it to the court or to the officer appointed by the court, right? This is order 4 rule 1, sub rule 1. तो हमारे पास हो गए, एक तो प्लेंट हो गया ओरिजिनल, फिर एफिडेविट हो गई, नाउ वी आल्सो हैव द कॉपी ऑफ द प्लेंट, ठीक है। तो ये सेपरेटली आती है। देन वी गो टू, इसके बाद देखो सब रूल 2 में लिखा है, द प्लेंट मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। देखो बेयर एक्ट में देखो ऑर्डर 4 का रूल 1 सब रूल 2 वो बात करता है प्लेंट, और प्लेंट मस्ट कंप्लाई विद ऑर्डर 6 and order 7, right? Order 6 का नाम क्या है, order 6 is pleadings generally and order 7 is plaint, right? अच्छा, अब तुम लोग का ये हो चुका है pleading generally। ऋषिका का तो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऋषिका का हम लोग एंड कर रहे हैं, जो रेजिड्यूरी पॉइंट है वो वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन इट हैज टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ प्लेन, दैट इज ऑर्डर 7। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, राजमाला तुम कौन से बैच में थी? तने को तो मैं जानता हूँ, तने का सीपीसी कंप्लीट हो चुका है। एवरीवन एल्स, राजमाला तुम कौन से बैच में थी?
हमारा सीपीसी हुआ है या नहीं हुआ है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। मॉर्निंग 3 जुलाई, तो तुम्हारा सीपीसी कंप्लीट हो गया होगा ना फिर तो, राजवाला कंप्लीट हो गया सीपीसी, अभी चल रहा है। अभी तुम ऑर्डर 7 और 11 पे हो क्या अभी? ऑर्डर 7 और 11 पे होगा फिर तुम्हारा। ठीक है, तो तुम भी रजिस्टर से फॉलो करते रहना ऋषिका, यूट्यूब रजिस्टर और बेयर एक्ट से फॉलो करते रहना इसे, ठीक है। अभी फर्स्ट टॉपिक ही हम लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेन, अभी हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन ऑफ शूटिंग यहीं से स्टार्ट किया है। अपने रजिस्टर और बेयर एक्ट से फॉलो करते रहना इसे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ब्रेक करते हैं, वी गो टू ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 का नाम क्या है? प्लीडिंग्स जनरली, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग्स? ऑर्डर 6 का रूल 1 कहता है प्लीडिंग शैल मीन, प्लीडिंग का नाम क्या होगा? प्लीडिंग का नाम होगा इधर, प्लीडिंग का मतलब होता है इधर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। बट इफ यू लुक एट द रजिस्टर, जब हम लोग देखेंगे ऑर्डर 6 में जब जाते हैं तो वहां पर और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, याद है श्वेता, ऋषिका, तनय, प्रज्ञा? प्लेन WS, रेप्लिकेशन, रीजॉइंडर, सर रीजॉइंडर, रिबटर, सर रिबटर, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऑल्दो कि ये कहता है कि यही होगा, वो चीज ऑर्डर 8 रूल 9 में आती है, खैर यहां नहीं आती। तो प्लीडिंग का मतलब होगा प्लेंट या WS, और इस ऑर्डर का नाम क्या है? प्लीडिंग्स जनरली, ठीक है। तो इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इस ऑर्डर में क्या होगा? वो जनरल प्रिंसिपल्स जो कि प्लेंट और WS दोनों पर अप्लाई होते हैं। सो दिस कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर प्लेंट एंड WS, ठीक है। अब हम लोग में कौन कौन से प्रिंसिपल करते हैं? प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। देन यू हैव प्लीड ओनली फैक्ट्स इन इशू एंड नॉट द सराउंडिंग फैक्ट्स। एंड तीसरा वाला है प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। तब दिख रहा है ना अपने रजिस्टर में एवरीवन? ऋषिका, तनय, श्वेता, राजमाला, ईशा, प्रज्ञा, आयुषी, दिख रहा है ये सब रजिस्टर में होगा, ठीक है। तो अब उतने डिटेल में तो हम लोग नहीं जा सकते जब हम लोगों ने क्लास में कहते हैं, बिकॉज वहां समझाना होता है, यहां समझाना नहीं है, ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिविजन क्लास, ठीक है। चलो, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय प्लीडिंग्स, ठीक है, प्लेन एंड WS बोथ ऑफ देम। देन वी गो टू ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 को हम लोग प्लेंट में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? द फर्स्ट पार्ट इज फैक्ट्स, राइट, जिसमें कि क्या होता है? नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज। देन अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो आप डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड देन लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, द कॉज ऑफ एक्शन, ओके, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट हमारा होता है टेक्निकल प्लीडिंग्स, जिसमें क्या क्या होता है? लिमिटेशन, राइट, ज्यूरिसडिक्शन, वेरी गुड, और वैल्यूएशन। तब लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने रजिस्टर में चेक करते जाओ कि कहां पर है, ठीक है। देन लास्टली हमारा होता है रिलीफ। रिलीफ इज द प्रेयर इन द सॉर्ट ऑफ अ रेमेडी, ठीक है। चेक करते जाओ अपने रजिस्टर में कि हाँ ये सारी चीजें हैं वहां पर। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने प्लेंट की डेफिनेशन भी बनाई थी, राइट। तो ये चीज हम लोग करते हैं देखने के लिए कि प्लेंट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, कपिल इज ऑल्सो हियर। कपिल का भी तो आई थिंक कंप्लीट हो रहा है, लास्ट में आई थिंक 1-2 लेक्चर बचे होंगे। कपिल और ऋषिका तुम लोग एक ही बैच के हो एक्चुअली, ऋषिका ऑफलाइन में आते, कपिल ऑनलाइन में आता है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्डर 6 का रूल 15। ऑर्डर 7 के बाद हम लोग देखते हैं ऑर्डर 6 रूल 15, विच इज वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स, राइट। तो सब रूल 1 क्या बताता है? वेयर टू वेरीफाई एंड
हु कैन वेरीफाई, दो चीजें बताता है वो, वेयर टू वेरीफाई एंड हु कैन वेरीफाई, राइट। वेयर टू वेरीफाई तो सिंपल है, कहाँ करना है, एट द फुट। वेयर एक्ट देखो सामने मैंने अंडरलाइन करा होगा, मैंने बोला होगा कि हाँ इसे अंडरलाइन करो। कहाँ करना है, एट द फुट। एट द फुट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर में देखो क्या लिखा है, एट द एंड और द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट। अपने रजिस्टर में चेक करो, लिखा है, तुम रजिस्टर नहीं लाए अपना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वहां पर मैंने लिखवाया होगा एट द एंड और द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट तो इजी रहता है। हु कैन वेरीफाई, इसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है बाय द पार्टी, बाय द पार्टी। और बाय द पार्टी कौन होंगे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में भी। सेकेंड होते हैं बाय वन ऑफ द पार्टीज, ये कौन होता है, दिस इज द को प्लेंटिफ और द को डिफेंडेंट, ठीक है। एंड देन थर्ड हमारा कौन होता है, बाय एनी अदर पर्सन, बाय अ पर्सन नॉट अ पार्टी, नॉट अ पार्टी, राइट। कौन हो सकता है, ये एग्जाम्पल दो, विटनेस, या फिर एक और एग्जाम्पल जो बन सकता है दैट इज एजेंट। इवन एजेंट में वेरीफाई, हाँ, पर्सन एक्वेंटेड द फैक्ट ऑफ द केस, वो विटनेस भी हो सकता है और वो एजेंट भी हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ देम। चलो सौम्या भी आ गई है, सौम्या भी मॉर्निंग बैच, मॉर्निंग बैच जिनका अभी ऑर्डर 7-11 चल रहा है वो लोग ज्यादा हैं। चलो खैर, आज एक्चुअली नोटिफिकेशन ना ज्यादा लोगों के पास गई नहीं है अभी, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। तो सब रूल 2 जो है वो क्या कहता है, द पर्सन वेरीफाइंग मस्ट स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज, वो अंडरलाइन करा होगा मैंने, व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज, बैराक में देखना, and what he verifies upon information received and believed to be true, okay, received and believed to be true, ठीक है। ये था हमारा सब रूल 2। देन वी गो टू सब रूल 3। सब रूल 3 में क्या लिखा है, सब रूल 3 बोलता है कि जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है, द पर्सन वेरीफाइंग इट मस्ट पहले क्या करना चाहिए, साइन करना चाहिए और फिर डेट और प्लेस भी मेंशन करनी होती है। सब रूल 3 पढ़ना उसका, बैराक में पर्सन के साइन होने चाहिए और फिर डेट एंड प्लेस मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव सब रूल 4। सब रूल 4 जो है हमारा बोलता है कि सब रूल 4 में कि वेरिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए देयर मस्ट बी एन एफिडेविट, राइट। चलो इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमारे पास प्लेंट है और इसको सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट है, एंड देन वी ऑल्सो हैव द कॉपी ऑफ प्लेंट, and then we also have the verification which is supported by an affidavit, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं हम लोग, ले जा करके दे देते हैं ऑफिसर को, राइट। और ऑफिसर क्या करता है, ऑर्डर 4 के रूल 2 में जो रजिस्टर ऑफ सूट्स है उसमें इनकी एंट्री कर देता है, राइट, इनकी एंट्री कर देगा वहां पर रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स में, और वो एंट्री नंबर दे देता है। और ऑर्डर 4 रूल 2 के साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपेंडिक्स एच में नंबर 14, देखो तुम लोग के रजिस्टर में होगा ये, अपेंडिक्स एच में नंबर 14 एकदम ऑर्डर 4 रूल 2 में बोला जाएगा रजिस्टर ऑफ सूट्स होता है, और एंट्री कैसे होती है, किस सीक्वेंस में आ रहा है, वो सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेन्स आर एडमिटेड एवरी ईयर। हेलो देखो, ठीक है, यही है हमारा रजिस्टर ऑफ सिविल सूट्स, ठीक है।
चलो, अब ये तो रहा हमारा बेयर एक्ट। अब रजिस्टर देखना अपना। रजिस्टर में हम लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं, नॉन साइनिंग ऑफ वेरिफिकेशन। राइट, क्या हो सकता है इससे? नॉन साइनिंग ऑफ वेरिफिकेशन से पहला केस लॉ होगा, देखो वहां पर, भीकाजी केशव जोशी वर्सेस ब्रिजलाल नंदलाल। राइट, और ये केस लॉ कहता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं साइन किया, वो बाद में भी साइन कर सकते हो, इवन आफ्टर प्रेस्क्राइब पीरियड। इवन आफ्टर द प्रेस्क्राइब पीरियड द वेरिफिकेशन कैन बी साइंड। ठीक है, देखते रहना अपने रजिस्टर में, मार्क कर लेना ये वाला। देखो, पढ़ो उसे, देखना उसे। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है, नीड ऑफ एफिडेविट। नीड ऑफ एफिडेविट, जब वेरिफिकेशन कर ही रहे हैं तो एफिडेविट की हमें क्या जरूरत है? और उसके लिए जो केस है, इस परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन सीपीसी, सेलम एडवोकेट्स। राइट, सेलम एडवोकेट्स ने कहा था कि एफिडेविट की जरूरत क्या है? टू प्रिवेंट अननेसेसरी एंड फ्रिवलस लिटिगेशन। unnecessary and frivolous litigation. Okay, although it is not treated as evidence, affidavit is not evidence, हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन फिर भी उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे के बाद एक केस लॉ तुम लोगों ने और किया होगा, इसके पीछे देखो केस लॉ होगा, विच इज सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणन। देवी वर्सेस एमपी नारायण, इसमें बोला है कि ऑल्दो एफिडेविट इज नॉट एविडेंस, बट ऑर्डर 19 में, रूल 1 में डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। राइट, और वो कोर्ट बोलता है कि द कोर्ट में डीम एनी फैक्ट टू बी प्रूव बाय एफिडेविट। कोर्ट में डीम एनी फैक्ट to be proved by affidavit. ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स, आर यू फॉलोइंग? रजिस्टर में फॉलो कर रहे हो? ईशा, कपिल, माधुरी, प्रज्ञा, राजमाला, ऋषिका, सौम्या, श्वेता, एवरीवन, सब कुछ ऐसे ही जा रहा है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, चलो। Then the next topic is jurisdiction, right? Jurisdiction को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड पिक्यूनियरी। तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, बट इन्फरेंस इज टेकन फ्रॉम सेक्शन 9 और सूट्स ऑफ सिविल नेचर। एंड देन वी हैव the pecuniary jurisdiction। pecuniary jurisdiction के लिए हमें चाहिए sections 3, 6 and 15, and lastly we have the territorial। अब territorial कहने के लिए तो होता है वैसे section 16 to 20, but this must always be read with section 21 to 25। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को यह ध्यान रखना है कि ये तीनों के लिए प्रोविजंस अलग अलग हैं, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट। हम लोग इसे एक चीज की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 9। देखो, सेक्शन 9 में बेयर एक्ट पे ध्यान देना, क्या लिखा है? कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। देखो क्या है, अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। पहला पार्ट कहता है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, दूसरा पार्ट कहता है कि नहीं, हर चीज नहीं, अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हो। तो फर्स्ट पार्ट जो है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, ये एक्सपेंसिव है। तो वो वर्ड क्या है वहां पर? ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो ये क्या बताता है कि आपकी जुरिडिक्शन बहुत ज्यादा है। और सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव। राइट, अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, इसलिए सेकंड पार्ट को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार्ड। ठीक है, तो
एक्सपेंसिव वाला पार्ट जो है इसमें हम लोग कहते हैं कि एक सिविल राइट इन्वॉल्व होना, यस ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी अ सिविल सूट, बट उस सिविल सूट के साथ अगर कोई सोशियो रिलीजियस इशू भी अटैच हो तो अभी भी वो सिविल सूट ही है, और सॉरी सूट ऑफ सिविल नेचर, अब सिविल सूट नहीं है, वो सूट ऑफ सिविल नेचर है, राइट। ठीक है, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखवाए होंगे मैंने कि सूट ऑफ सिविल नेचर कौन कौन से होते हैं, चेक करते रहना आपने। उसमें रिलीजियस प्रोसेशन, डिक्लेरेशन टू ऑफ राइट टू वर्शिप, राइट, राइट टू ऑब्जर्व पर्दा, डिसेंट बरियल, राइट टू डावर, राइट टू डिवोर्स, राइट टू वर्शिप सूट ऑफ सिविल नेचर है। नहीं नहीं, राइट ऑफ वर्शिप टकवानी देखो, टकवानी में देखोगे, टकवानी में दिया हुआ है क्लियरली। इनके अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं है वैसे नहीं, इनके अकॉर्डिंग तो कोई नहीं है फिर। तो हाई कोर्ट में केस होगा फिर, और क्या, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं इन पे हाई कोर्ट पे रिट डालती है, क्वेश्चन गलत डाल दिया था इन लोगों ने। चलो अब इसके साथ हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलते हैं? भाई तो मैं कह रहा हूं आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि आप प्रैक्टिस में तो वर्शिप आ ही रहा है, उसके लिए होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं लोग। चलो छोड़ो, इट इज देखो सौम्या, मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर लिखवाए थे या नहीं? देखो सौम्या, एवरीवन, तुम लोग सब लोग चेक करो, अपना रजिस्टर चेक करो। एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर उसमें लिखा है कि नहीं? डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, नहीं? चेक करो, लिखा होगा उसमें। अरे देखो अभी जो वहां चल रहा है ज्ञानव्यापी में क्या चल रहा है, राइट टू वर्शिप ही वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ हमारा राइट है डिक्लेयर कर, वो सिविल सूट है बेटा, वो रहेगा वहां पर। वो ऐसा नहीं कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनी उसके लिए, वो वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट जज, बताओ ऑनलाइन सब ने अपना रजिस्टर चेक किया? श्वेता, सौम्या, ऋषिका, एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर, उसमें लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वर्शिप, इसके लिए सूट है ना, वहां पर लिखवाया था, बहुत पहले लिखवाया था बेटा, मैंने थॉरली चेक करके ये सब लिखवाया है, वरना ऐसे में नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अगर कोई सिविल राइट है, ठीक है, या फिर सॉरी सिविल राइट कह रहा हूं, अगर कोई पोस्ट ऐसी है जो कि इंटायरली डिपेंड करती है रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज पे, ठीक है, उसके बाद भी बिकॉज लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व, इट इज स्टिल अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि वो जो पोस्ट है, ठीक है, वो जो पोस्ट है उसका कोई, उसके साथ कोई फी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑफिस यानी कि कोई फिक्स्ड प्लेस अगर ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, चलो एक्सप्रेस इंप्लाइड बार। एक्सप्रेस बार में क्या होता है? एक्सप्रेस बार में एकदम क्लियरली एक सेपरेट एक्ट पास होगा, उस सेपरेट एक्ट में एक न्यू कोड बनाई गई है और ये बात क्लियरली बोली गई है कि देयर विल बी नो अदर कोर्ट विच विल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेस इंप्लाइड बार में। सो देयर इज अ सेपरेट एक्ट और इस सेपरेट एक्ट ने एक सेपरेट कोड बनाया है, राइट,
और बोला है कि जो भी इस एक्ट के अंदर जो भी सूट्स चलेंगे ओनली दिस कोर्ट इज गोइंग टू हैंडल इट, ठीक है, नो अदर कोर्ट इज गोइंग टू डू इट. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस बार. एक्सप्रेसली एकदम क्लियरली स्पेल्ड आउट है कि कोई नहीं करेगा. जैसे एनसीएलटी, राइट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसमें मैंने तुम लोग एग्जाम्पल लिखवाए होंगे. इंसॉल्वेंसी कोर्ट, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और प्रोबेट कोर्ट, रेंट कंट्रोलर्स कोर्ट, और बहुत सारे लिखवाए होंगे. आई थिंक एडमिरल्टी कोर्ट, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, सारे लिखवाए होंगे वहां पर. सबको मार्क करते जाना, चेक करते जाना. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेस बार. इम्प्लाइड बार, इम्प्लाइड बार में ऑल्दो की एक सेपरेट कोर्ट है, एक सेपरेट एक्ट है, एक सेपरेट कोर्ट है, बट ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है कि सिर्फ इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगा. ठीक है, दैट इज द केस ऑफ इम्प्लाइड बार. ठीक है, याद रखना. वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, वेरी गुड सौम्या, इंटेंशन देखते हैं लेजिस्लेचर की, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि क्या इस कोर्ट को हम लोग एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन देना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे. ठीक है, उसके लिए वो पूरा हम लोग को चेक करना पड़ता है इम्प्लाइड बार में. ठीक है, इनके अलावा एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार के अलावा कुछ और बार्स हैं, जैसे फॉरेन रिलेशंस. ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस. ठीक है, प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चंस. देखो ये सब होंगे तुम लोग के, हाँ, प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चंस ये सारे होंगे तुम लोग के. देखो बेटा, ये सारी चीजें लिखवाई हुई है क्लास में, यू ओनली नीड टू रिवाइज इट. सॉवरेन रिलेशंस, वेरी गुड. ये सारे हैं. तो कोर्ट के पास हर तरह का जुरिडिक्शन होता है, बट जहां एक्सप्रेस बार हो वहां पर नहीं होगा, और जहां इम्प्लाइड बार है वहां पर नहीं होगा. उनके अलावा ये चार चीजें और आ जाती हैं. लेकिन ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस पॉसिबल है जहां पर कि आपको एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दिया गया है, बट फिर भी हम लोग, तुम लोग का एक केस लॉ देखो अपने विषय में चेक करना. एक केस लॉ है वैष्णो देवी श्राइन केस का, है वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ये होगा हमारा, क्या नाम था इसका बताओ निवान. देखो फेमस तो इसी नाम से है, वैष्णो देवी श्राइन केस के नाम से. और बताओ, भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के. अनदर एग्जाम, a very good example of suit of civil nature. भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एंड.के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. इसके बाद हमारा केस लॉ कौन सा आता है, द अदर वन केस लॉ इज मोस्ट रेवरेंड पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार मार्थोमा. ठीक है, थोड़ा सा इसमें कोर्ट ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय अ सूट ऑफ सिविल नेचर, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन किया. एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 को भी एक्सप्लेन किया था. देन नेक्स्ट केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो इसके बाद वाला केस लॉ है वो ये बोलता है कि सिविल, वो सेक्शन 9 के चीज़ों को रिजॉल्व करता है कि कहीं कहीं हम लोगों ने देखा कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार हो सकता है, राइट. लेकिन फिर उसने बोला कि देखिए इन एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार लगने के बाद भी कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहां पर कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन अभी भी होगा, राइट. इट इज वेरी गुड. ईशा, ठीक है, धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ. ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार लगने के बाद भी देयर विल बी इंस्टेंसेस जहां पर कि सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, एंड देयर आर टोटल ऑफ 4 सर्कमस्टांसेस. अपना रजिस्टर देखना, 4 सर्कमस्टांसेस दिया है जहां पर कि ट्राइब्यूनल जो है वो अपने
सॉरी, जो स्टैच्यूट इटसेल्फ इज अल्ट्रा वायर्स, फर्स्ट. सेकेंड है स्टैच्यूट नॉट अल्ट्रा वायर्स बट द ट्राइब्यूनल हैज वायलेटेड सम एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द स्टैच्यूट. दूसरा. तीसरा है हमारा कि स्टैच्यूट ने कोई प्रोविजन तो वायलेट नहीं किया लेकिन उसने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है. तीसरा. चौथा ये हमारा कि ये तीनों तो नहीं, लेकिन चौथा वाला है कि अगर वो एडेक्वेट रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता. ये चार वहां पर दिए हैं फोर सर्कमस्टांसेस. तुम लोगों ने देखा, ईशा, ऋषिका, सौम्य, एवरीवन, ये चार इंस्टेंसेस होंगे वहां पर. और इसके साथ एक और केस लॉ है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम. ये इसने कुछ अलग नहीं किया था. ऑल इट डिड वाज एक्सप्लेन द फोर्थ, जो फोर सर्कमस्टांसेस में जो फोर्थ पॉइंट है, दैट फोर्थ पॉइंट वाज फर्दर इलैबोरेटेड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगम. ठीक है, चलो. हाँ, दुल्ला भाई का जो फोर्थ पॉइंट है उसी का एक्सटेंशन है ये. चलो, नेक्स्ट हम लोग को देखना है पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन. और इसके लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से सेक्शंस. सेक्शंस 3, 6 एंड 15. हमें चाहिए सेक्शंस 3, 6 एंड 15. सेक्शन 3 हमारा क्या है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स. अच्छा, जेलों के मैं देख रहा था क्वेश्चन पेपर पिछले पहले के, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है. नहीं, मैंने देखा कि कोई टफ नहीं है. जितना हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा ही है एक्चुअली. हाँ, ऐसे अगर आपने मतलब अगर तुम रजिस्टर करके चले जाओगे ना, बहुत है, बहुत है तुम्हारे. ठीक है, सबसे नीचे कौन सी होती है, हाँ नहीं, सबसे नीचे होती है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. देखो डायरेक्ट में, देखो सेक्शन 3 पढ़ो, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. उसके ऊपर होती है सिविल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स के ऊपर होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर कौन सी होती है, हाई कोर्ट्स. देखो ये सारी होंगी वहां पर. तो नीचे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज होती है. ठीक है, एंड देन सेक्शन 3 के बाद हम लोग जाते हैं सेक्शन 6 और उसमें बात करते हैं वैल्यूएशन की. ठीक है, अब पता नहीं तुम लोगों के अपने नोट्स अभी है या तुम लोगों ने फेंक दिए. तुम लोग को 1-2-3 पेज के मैंने दिलवाए थे अलग से. हाँ, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का दिलवाया था. वही तो बता रहा हूँ, पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का है. ओके, वेरी गुड. ऋषि, हाँ वही वही वही. कितने अमाउंट, नहीं सौम्य तुम लोग का तो अभी नया है, तुम लोग के पास तो होगा. नहीं, तनय वनय का ना एक्चुअली काफी पहले खत्म हो चुका है. इसलिए मैं पूछ रहा था. देखना वहां पर एक काम करना, राजस्थान के देख के चले जाना. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना वहां पर, बस राजस्थान वाला देख के चले जाना. ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं याद है क्योंकि राजस्थान का पेपर तुम लोगों को पता है मैं देता नहीं था. चलिए, सेक्शन 15. तुम लोग को तो बताया था ना राजस्थान में क्या हुआ था इंटरव्यू में. नहीं, अच्छा, आरएएस में. हम्म, बिना करंट अफेयर बड़े कैसे चले गए. ठीक है, और आप कौन सी कोर्ट में फाइल करते हो ये बताता है सेक्शन 15. द कोर्ट लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. हायरार्की ऑफ कोर्ट जानना इसीलिए आपके लिए जरूरी है. ठीक है, जैसे दिल्ली का एग्जांपल अक्सर मैं देता हूं. दिल्ली में क्या है, सिविल जज है तो कितना जाएगा, अप टू 20 लाख. अगर डिस्ट्रिक्ट जज है तो 20 लाख से कितना, 2 करोड़. और अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो कहा जाता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इज अबव 2 करोड़. ठीक है, इसीलिए ये जानना जरूरी होता है. इसीलिए ये 3 सेक्शन हमेशा साथ में पढ़ने चाहिए.
चलो यहां से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, बट जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तुम लोग को याद हो लेक्चर में कि दिस इज सेक्शन 16 to 20 main provision and then 21 to 25 allied provisions. 16 to 20 and they are read with sections 21 to 25. ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग बात करें सेक्शन 16 की, तो सेक्शन 16 क्या करता है? 16 बताता है कि जहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो आपको सूट वहीं फाइल करना है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जनरल रूल क्या है? जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है आपको वहीं, घर अगर दिल्ली में है आपको दिल्ली में ही करना है, अगर घर वहां पर है जयपुर में तो जयपुर में, अगर भोपाल में है तो भोपाल में, प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएट हो। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वेयर एवर द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, ठीक है, और उसमें किस तरह के सूट दिए हुए क्लॉज ए बी सी डी करके। ए में दिया हुआ है रिकवरी ऑफ पोजेशन, देखो रिकवरी ऑफ पोजेशन विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। क्लॉज बी होगा पार्टीशन, फिर क्लॉज सी होगा हमारा फॉरफीचर, सेल, मॉर्गेज, चार्ज, सारी चीजें होंगी। फिर क्लॉज डी होगा एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमारा क्लॉज ई है, क्लॉज ई क्या लिखा है? फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वो होगा टॉर्ट वाला पार्ट। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी पे मिसचीफ किया है या फिर आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा। ठीक है, बट क्लॉज एफ डिफरेंट हो जाता है। कैसे? क्लॉज एफ इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ए टू ई जो है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, राइट, लेकिन क्लॉज एफ इज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, और रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो लिखा है क्लॉज एफ में रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट दोनों लिखा होगा। तो उसमें भी अगर प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट है, मान लो कि मैंने तने को दिए थे कुछ ज्वेलरी दी थी तुम्हें रखने के लिए, ठीक है, ये दिल्ली में दी थी, तुम लेकर के अपने घर चले गए। कहाँ तुम्हारा घर? भरतपुर, तुम वहां चले गए। अब मुझे तुम्हारे पर सूट फाइल करना है, ठीक है, तो सूट मैं कहाँ फाइल करूंगा? भरतपुर पर, जहां पर प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि मुझे तुमसे चाहिए और तुम दे नहीं रहे मुझे वापस। वो जो प्रॉपर्टी तुम ले गए हो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी इन डिस्ट्रेंट, और जहां पर भी वो प्रॉपर्टी सिचुएट है मुझे वहां जाकर के सूट फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्लॉज एफ। ठीक है, मैंने कार का एग्जांपल लिया होगा, कार ज्यादा इजी होता समझाना कि कोई कार लेके चला गया है, बट ज्वेलरी वगैरह कुछ भी हो, इट कैन बी एनीथिंग। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी की जहां तक बात है, ठीक है, और इसके साथ ही प्रोवाइजो में देखना, प्रोवाइजो इज फॉर पर्सनल ओबीडियंस। ठीक है, याद रखना पर्सनल ओबीडियंस के केस में अब वो नैनीताल लेके चला जाता है कार। ओके, वेरी गुड सौम्या, बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम लोग नैनीताल पे मत अटक जाओ। तो कुछ भी हो सकता है, नैनीताल हो या जैसे तने का भरतपुर है, इट्स ओके, कहीं भी हो सकता है बेटा। चलो अब देखो यहां पर जयपुर, कहीं भी हो सकता है। पर्सनल ओबीडियंस में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है, जयपुर वाला एग्जाम्पल, वेरी गुड। अब हम लोग भरतपुर पहुंच गए, तने के घर। ठीक है, चलो पर्सनल ओबीडियंस में क्या होता है? या तो आप वहां पर सूट फाइल करोगे जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट है, या फिर जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या फिर उसका बिजनेस है, या फिर जहां पर वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन है। तो वहां पर प्लेंटिफ के पास वो चॉइस होती है, ही कैन फाइल एनीवेयर फर्स्ट। देन हमारा है सेक्शन 17। जेलो के अकॉर्डिंग, मतलब जेलो के में इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे सेक्शन 17, ये पर्सनल ओबीडियंस वाले नहीं, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, हाँ पर्सनल ओबीडियंस वाले में वो तीनों आ जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव है उसमें, बिल्कुल। चलो सेक्शन 17 में व्हाट इफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, तो यू कैन फाइल द सूट एनीवेयर, याद रखना है, ऑल एनी कोर्ट इन डिफरेंट जुरिडिक्शन, तो यू कैन फाइल द सूट इन एनी कोर्ट, बट प्रोवाइजो कहता है कि entire claim must be cognizable by such court।
तो एग्रीगेट वैल्यूएशन आपको देखनी होती है, एग्रीगेट वैल्यूएशन देखनी होगी वहां पर। देखो अंडरलाइन कराया होगा मैंने प्रोवाइजो में, देखो हाँ। तो आपको पूरा पूरा मतलब मान लो कि एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी मुंबई में है, एक कोलकाता में, एक भोपाल में है, चाहे जहां भी, एक चेन्नई में है, और आपको सूट फाइल करना है। आप दिल्ली में फाइल कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू फाइल इन अ कोर्ट वेयर द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल, राइट। चलो देन वी हैव सेक्शन 18। देखो सेक्शन 18 में एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, प्रीलिम्स में बस इतना ध्यान रखना है, जब भी अनसर्टेन ज्यूरिसडिक्शन हो, ठीक है, सेक्शन 18 की मार्जिनल हेडिंग पढ़ोगे तो ज्यूरिसडिक्शन नॉट सर्टेन लिखा होगा वहां पर, देखो ठीक है, उसे मार्क करो। प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग सेक्शन 18 में हम लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना हो तो अपने रजिस्टर में देखना, यहां पर मैंने इनको 3 सिचुएशंस में, सॉरी 3 पॉसिबिलिटीज में, आई थिंक पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है मैंने, या सिचुएशन यूज किया, आई थिंक 3 पॉसिबिलिटीज यूज किया होगा। देखो वहां पर 3 पॉसिबिलिटीज मैंने अलग अलग करके लिखवाई होंगी, देखो काम्या, ऋषिका, कपिल, एनीवन, राइट। हाँ, वो 3 पॉसिबिलिटीज, अच्छा सिचुएशन लिखवाई है, चलो जो भी लिखवाया है पॉसिबिलिटीज है या सिचुएशन जो भी है, वो मेंस के लिए ज्यादा वो होगा। हाँ 3 पार्ट में है, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक वहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 18 इज ओनली, सिर्फ मार्जिन हेडिंग याद रखो, सेक्शन नंबर याद रखो। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, मार्जिन हेडिंग ही है, तो वो फिर वही मैं कह रहा हूँ, अंदर की चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर करना भी हो, अगर तुम्हें अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो इसको बस रजिस्टर से देख लेना, ज्यादा मत कुछ कर, ठीक है। तो देन वी हैव सेक्शन 19। सेक्शन 19 इज रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। रॉन्ग टू पर्सन क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं रॉन्ग टू पर्सन? टॉर्ट में जाओ, असॉल्ट, बैटरी, मलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, डिफेमेशन, ये सब क्या है, ये सब है रॉन्ग टू पर्सन, ठीक है। डिफेमेशन से लेकर के असॉल्ट, बैटरी, ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग टू पर्संस, राइट। डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, और क्या क्या बोला था मैंने, हाँ मलिशियस प्रोसिक्यूशन या फिर फॉल्स इंप्रिजनमेंट। देखो आई थिंक क्लास में बताया होगा ये, मतलब जनरली बताता हूँ, कभी अगर भूल गया तो आई डोंट नो, वैसे तो अभी तक आई डोंट नो कि मैंने भूला हो, राइट। हाँ ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजन, अच्छा इम्प्रिजनमेंट, हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू कपिल। इम्प्रिजनमेंट लग देता है, इम्प्रिजनमेंट है, ओके। तो अगर रॉन्ग टू पर्सन है या रॉन्ग टू मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें आप कहाँ फाइल करते हो, वेयर एवर द डिफेंडेंट resides or carries on business or personally works for gain, ठीक है। और उसमें लिखा है at the option of the plaintiff, देखो मैंने अंडरलाइन कराया होगा तुम लोगों से, at the option of the plaintiff, ये वर्ड है वहां पर यूज्ड, राइट। मैंने अंडरलाइन कराया होगा। हाँ, और देखो उस क्लास में ना जब मैं अंडरलाइन करवाता हूं तब मैं ये बोलता हूँ कि देखो रिवीजन क्लास में ये काम आएगा, उस टाइम पे बोलता हूँ। जितने भी लोग हैं, सौम्या एंड क्या नाम है, प्रज्ञा, ईशा, तुम लोग अभी भी बोलता हूँ कि अंडरलाइन करो, रिवीजन के टाइम पे जब करोगे तब काम आता है। देखो यही इसी टाइम पे काम आता है, वो बोलता हूँ कि देखो वहाँ अंडरलाइन कराया था, ठीक है। चलिए चलो चलो, अब देखो एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है, वो इन तीनों में से कहीं भी कर सकता है। और टू बी ऑनेस्ट यहां पर मुझे लगता है कि इनकी मार्जिनल हेडिंग से ही आएगा क्वेश्चन। अगर ज्यादा जाते हैं तो वो इलस्ट्रेशंस पे जाते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस जो है इसकी दोनों ए एंड बी, एक तो देखो पेपर आर्टिकल जो पब्लिश करता है डिफेमेशन वाला वो है, और ए बीट्स बी इन कोलकाता वाला वो वाला भी दोनों है, ठीक है। दोनों इलस्ट्रेशन देख लेना, इलस्ट्रेशन ए बी है बहुत सिंपल, बट फिर भी एक बार देख लेना इसे, ठीक है। हाँ, कोई ए बीट्स बी इन कैलकाटा आया है, 19 में आया है, वो कह रही समय कह रही क्वेश्चन आया है 19 में, देखो बैक ईयर क्वेश्चन देखो 19 में आया है क्या ये वाला क्वेश्चन,
इलस्ट्रेशन में है, इलस्ट्रेशन क्योंकि मैं तुम लोगों को क्लास के टाइम भी इलस्ट्रेशन मार्क करवाता हूं। देखो देख लेना, समय बोल रही तो देख के ही बोल रही होगी, तुम भी चेक कर लो एक बार फिर भी। चलो, इंफॉर्मेशन इन कैलकाटा वाला, ओके वेरी गुड। देखो वही मैं इसीलिए कहता हूं कि इलस्ट्रेशंस करके जाना हमेशा से, इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, स्पेशली एविडेंस एक्ट में, एविडेंस एक्ट में जो इलस्ट्रेशंस है वो तो जरूर करके जाना, वहां से आते हैं। और एक बात और याद रखना कि सीपीसी का जो सेक्शन 19 एंड 20 है, ये किस मैक्सिम पर काम करते हैं? दे वर्क अपॉन द मैक्सिम, क्या नाम है इसका बताओ एनीवन? मैंने मैक्सिम लिखवाई होगी, एक्विटी, क्या लिखा है? एक्विटी, हाँ आगे जल्दी एक्विटी एक्ट तो मैं एक एक वर्ड टाइप कर रही है, एक्विटी एक्ट्स इन पर्सोना, वेरी गुड ओके, equity acts in person okay right, section 19 and 20 इस पे है। then we have finally we have section 20, section 20 is the residuary provision, because इसकी starting की language क्या लिखी है margin heading में? other suits to be instituted। section 20 को अगर देखोगे उसकी margin heading में लिखा है other suits to be instituted, right? तो सेक्शन 20 की हमें जरूरत तब पड़ती है जब 16 to 90, बट 16 to 90 जो है 19 में अगर नहीं आ पाएगा तभी 20 में। कहने के लिए रेजिड्यूरी है, बट इट इज एक्चुअली द वाइडेस्ट, सबसे ज्यादा स्कोप एक्चुअली सेक्शन 20 का ही है। सेक्शन 20 also works upon the same maxim, equity acts in personam, which means if I am the one seeking equity, I should follow you, right? तुम अगर सोना लेकर के चले गए वहां भरतपुर, अब मुझे चाहिए इक्विटी, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, मैं जाऊंगा भरतपुर और वहां सूट फाइल करूंगा, ठीक है। चलो, तो सेक्शन 20 में अगर हम लोग देखें क्लॉज ए, क्लॉज ए बोलता है कि अगर एक डिफेंडेंट है, तीनों में से कहीं जगह रेजिडेंस हो या उनका बिजनेस हो और या फिर उनका पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, पर्सनली वर्क्स, ठीक है। और अगर मोर देन वन डिफेंडेंट है, अगर यहां पर अपना रजिस्टर देखोगे तो मैंने तुम लोग को तीनों 6 ऐसे कुछ किया होगा, सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी, ऐसे करके कराया था कि बी का रेजिडेंस है, ए का ऐसा कुछ कराया होगा तुम लोगों को, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इतना मुझे पता है कि मैं ऐसे डिमार्केट करके पूरा कराता हूँ हमेशा। ऐसे सिटी 1 करके ऐसे लिखा होगा ए का रेजिडेंस है, सिटी 2 इज ए का वर्क है, सिटी 3 इज ए का, सॉरी ए का बिजनेस है, ऐसे कराया होगा। हाँ वही चीज़ है, दैट इज क्लॉज ए। तो ऐसे ही बी का, चलो वो तो इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे हम लोग, दैट इज क्लॉज ए। तो अगर ए हैज टू, सॉरी बी हैज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट सी एंड डी, उसे दोनों की तरफ देखना पड़ेगा ऐसे। बट क्लॉज बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लॉज बी में देयर इज अ कॉमन प्लेस। सिक्सटीन में अगर प्रॉपर्टी का रिकवरी चाहिए तो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉम्पनसेशन चाहिए तब 19, ठीक है। चलो क्लॉज बी में हम लोग बात करते हैं जहां पर कि एक कॉमन प्लेस हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि ए हैज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट बी एंड सी, और इनका ऐसे 3, 4, 5 एंड 6, अब यहां पर मान लेते ये बी का रेजिडेंस है, बी का वर्क्स है एंड बी का पर्सन, रेजिडेंट वर्क्स एंड बिजनेस, और मान लेते हैं कि जहां पर बी का बिजनेस है यहीं पर सी का रेजिडेंस भी है, और यहां पर सी वर्क्स और यहां पर सी का बिजनेस। ये सूट कहां फाइल होगा? सिटी नंबर 3 में, जो कॉमन प्लेस है इन दोनों के बीच में, वहां पर फाइल हो जाएगा, ठीक है। चलो, देन वी हैव लास्टली
The clause C, which is cause of action wholly or in part arises. Cause of action wholly or in part arises. तो cause of action में wholly arise at one part, but the cause of action में partly arise at another part. ठीक है, मैं तुम लोग को एग्जाम्पल भी दिया होगा कि राइट और उसका वायलेशन दैट गिव्स यू द कॉज ऑफ एक्शन. तो हो सकता हो राइट कहीं और अराइज हुआ हो और वायलेशन कहीं और हुआ हो, या फिर वायलेशन जो है वो पार्टली कहीं और हुआ है, पार्टली कहीं और. जैसे मान लो ए और बी ये दोनों अग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे से, है ना, ये केस में बुक्स डिलीवरी के लिए, ये वाला एग्जांपल याद करो, बुक डिलीवरी के लिए करते हैं ये लोग. हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दिल्ली में और ये बोलते हैं कि यू हैव टू डिलीवर द बुक्स एट कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी. ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर कानपुर में उन्होंने डिलीवर नहीं किया, प्रयागराज में कर दिया और वाराणसी में फिर बुक्स डिलीवर नहीं की, तो हाँ, कहां पर सेम एग्जाम्पल. हाँ, वही एग्जाम्पल मैं रिपीट कर अच्छा, ये एक्चुअली ट्रेन रूट है. अगर तुम लोग कभी दिल्ली से वाराणसी जाओगे ना, तो ये ट्रेन रूट है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये ट्रेन ऐसे ही जाती है. इसीलिए मैं एग्जाम्पल यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे याद रहता है कि यही रूट है. और जीटी रोड भी देखो कि जीटी रोड भी ऐसे ही जा रही है. खैर, तो सौम्य तुम तो मिर्जापुर से हो, तो तुम्हें तो प्रयागराज के बारे में पता होगा कि ये यही रूट है. बिल्कुल नहीं, ये सिल्क रूट नहीं है. सिल्क रूट, सिल्क रूट कहाँ इंडिया में है? एकदम ऊपर से निकल जाती है. सिल्क रोड को ये जीटी रोड बोलते थे? नहीं, जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते थे, अब NS2 बोलते हैं. सिल्क रूट पे आया था, लेकिन वो इंडिया में, सिल्क रूट तो चाइना से यूरोप की रूट थी, उसके बीच में हम लोग कट करके नीचे इंडिया आ सकते हैं. ये मैं समझ रहा कि सिल्क रोड इंडिया के थ्रू जाती थी. नहीं, इंडिया के थ्रू नहीं जाती थी. हाँ, वो अगर आप उस रास्ते से आते सिल्क रूट से, तो बीच में इंडिया, आप मतलब एक तरह समझो कि राइट टर्न लेकर के इंडिया आ जाते, ये कह रहा था. और समझो कि यहाँ से अगर हम लोग भरतपुर जा रहे हैं तो लेफ्ट टर्न मार करके हम लोग जबलपुर जा सकते हैं, लेकिन हाँ उसी रास्ते पर पड़ेगा, लेकिन वही नहीं है, तो आपको अलग आना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है कहाँ कहाँ पर मिलेगा? नहीं, कानपुर और वाराणसी. कॉज ऑफ एक्शन जहाँ वायलेट होगा वहीं पर होगा ना. यहाँ तो डिलीवर हो गया बुक्स, कहाँ कहाँ हुआ? कानपुर एंड वाराणसी में, जहाँ राइट वायलेट हो रहा है उसको. हाँ बताओ जरा कपिल, एक्चुअली सच बताओ, मेरा आधा ध्यान ना वही लगा हुआ है. कोर बताओ, मेरा आधा ध्यान वही लगा हुआ है. खैर चलो, राइट, ओके. तो सेक्शन 20 हमें बोलता है कि क्लॉज, अच्छा सेक्शन 20 के भी चार हो, अभी चार ही हुए बस. हाँ, सेक्शन 20 के भी इलस्ट्रेशंस देख लेना. उसमें देखना कि फ्रेंड्स मिले होंगे वाराणसी में, ठीक है, और वहां पर एक प्रॉमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया एक ने. ये इलस्ट्रेशन जो है, वो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, जेलों में स्पेशली आ सकते हैं. ठीक है, वाराणसी वाले जो है, एंड देन दे वेंट बैक टू देयर प्लेसेस, वो वाला इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो प्री और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो सेक्शन 16 to 20 हम लोग पढ़ते हैं प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, और उसके बाद 21 से 25 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? डिफेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. क्योंकि हम लोग 21 से 25 ये क्या है? ऑब्जेक्शंस. वेल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेक्शन 21 है, बट 22 से 25 जो है वो समझ गया मैं कपिल, 22 से 25 प्रोसीजरल एस्पेक्ट दिया हुआ है उसका. ठीक है, चलो, तो अब हम लोग करते हैं ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ सूट्स. ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन, दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेक्शन 21, एंड देन वी हैव ट्रांसफर ऑफ सूट्स
अंडर सेक्शन 22-25। देखो सेक्शन 21 में क्या दिया हुआ है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। 21 एंड 22 दोनों में दिया होगा। 21(1) में दिया होगा कि 21(1) में दिया है प्लेस ऑफ सुइंग, लिखा है नो ऑब्जेक्शंस एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय द एप्लेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस, क्या लिखा है, एंड इट हैज बीन रेज्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और इफ इश्यूज आर सेटल्ड देन एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ सच इश्यूज एंड देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ये पूरी लाइन होगी वहां पर, ठीक है। देखो 21 हमें कहता है देयर आर 2 कंडीशंस दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। कौन कौन सा, प्रॉपर टाइम पे आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था। प्रॉपर टाइम क्या है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और अगर इश्यू सेटल है तो एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ये था हमारी फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन इज देयर हैज बीन अ फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है। सेक्शन 21 मस्ट बी रेड विथ, किसके साथ करते हैं, सेक्शन 99 के साथ। ये चीज याद रखना, सेक्शन 99 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 21 कोर्ट को, सेक्शन 99 कोर्ट को वो पावर देता है कि अगर 99 बेटा कपिल, 96 नहीं, 99, 21 रेड विथ 99 होगा, 96 नहीं होगा। 96 तो जनरल रूल फॉर अपील है, ठीक है। 99 कोर्ट को वो पावर देता है कि अगर ज्यूरिडिक्शन से मेरिट ऑफ द केस अफेक्ट होते हैं तो कोर्ट कैन सेट असाइड द डिक्री। और कंडीशंस कहां पर दी हुई हैं, सेक्शन 21 में। तो सेक्शन 21 कोर्ट को कंडीशंस बताता है और सेक्शन 99 कोर्ट को पावर देता है कि वो सेट असाइड कर सकते हैं डिक्री को। तो कोर्ट जब सेक्शन 99 में डिक्री सेट असाइड कर रही होगी उस टाइम पर वो 2 कंडीशंस देखेगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसीलिए 21 मस्ट ऑलवेज बी रेड विथ 99, ठीक है। अब दूसरा है हमारा सेक्शन 22 से 25। 21(1), 21(2) प्लेस ऑफ सुइंग एंड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के लिए है। यू डोंट नीड यहां पर एनीथिंग एल्स। चलो सेक्शन 22 से 25, दिस इज ट्रांसफर ऑफ सूट्स। मतलब जब भी, अच्छा तुम लोग को एक चीज बता, तुम लोग को बताया तो था ही क्लास में, बट फिर भी ये डिफेंडेंट्स ऑप्शंस क्या होते हैं उसके पास, 2 होते हैं। ही कैन रेज एन ऑब्जेक्शन, जो कि अभी हम लोगों ने देखा सेक्शन 21 में, और ही कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट्स, ठीक है। तो रेज एन ऑब्जेक्शन तो हम लोगों ने देखा कहां पर है, सेक्शन 21 में है। लेकिन डिफेंडेंट जो है ट्रांसफर ऑफ सूट के लिए भी अप्लाई कर सकता है सेक्शंस 22 से लेकर के 25 तक में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 22। सेक्शन 22 इज द जेनेरिक वन, और वो एक्चुअली सेक्शन 22 गिव्स द राइट टू द डिफेंडेंट दैट ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट्स, ठीक है। ये सब सारे तुम लोग का अभी प्लेंट हुआ है ना सौम्या, प्लेंट अभी जो तुम लोग का टॉपिक चला है इसके पहले जो भी चीजें आई हैं ये सभी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के पहले आएंगी। आपको सब देखना पड़ता है कि ज्यूरिसडिक्शन वगैरह हुआ है या नहीं, राइट, आगे समन्स जाएंगे या नहीं। अगर सूट ही इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए यहां पर तो समन्स क्यों सेंड करोगे, WS क्यों मंगाओगे, ठीक है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट देता है राइट टू डिफेंडेंट। देन वी हैव सेक्शन 23, टू विच कोर्ट डज द एप्लीकेशन लाई। आप एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट में फाइल करोगे,
ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यही एग्जांपल दिया होगा कि अगर वाराणसी की एक सिविल जज की कोर्ट है और वाराणसी की ही एक दूसरे सिविल जज की कोर्ट है, सिविल जज 2 मान लेते हैं इसे, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर सूट फाइल्ड है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कराना है, तो आप सूट कहाँ, सॉरी, ट्रांसफर एप्लीकेशन कहाँ फाइल करोगे? इनकी जो एपलेट कोर्ट होती है, एंड द एपलेट कोर्ट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ वाराणसी। आई थिंक मैंने यही एग्जाम्पल दिया होगा। दिस इज 23(1) टू द सेम एपलेट कोर्ट। ठीक है, अब हुआ 23(2) जो है, देखो बैराक भी पढ़ते रहना साथ में, दे आर डिफरेंट एपलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने दिया होगा वहां पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेरठ के सिविल जज, इसके ऊपर मेरठ के डिस्ट्रिक्ट जज, और इसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही वाराणसी के सिविल जज, इनके ऊपर वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज और इनके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगर सूट इंस्टीट्यूट है मेरठ के सिविल जज के यहां, सूट इंस्टीट्यूटेड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू फॉलोइंग एवरीवन? बिकॉज बहुत देर से चुप हो तुम लोग। ईशा, कपिल, माधुरी, प्रज्ञा, राजमाला, ऋषिका, सौम्या, श्वेता। ठीक है, अच्छा मैंने वहां वो ऋषिका 23(3) है। ये सब एग्जाम्पल आई थिंक मैंने दिए हैं उसमें क्लास में। अगर यहां से आपको यहां ट्रांसफर कराना है सूट, तो आप एप्लीकेशन कहां फाइल करोगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। दिस इज फॉर द एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड। देन वी हैव 23(3). क्या लिखवाया था मैंने बैर एक्ट में बगल में? क्या लिखवाया था 23(3) में? क्या लिखवाया था? आप देखो यही, हाँ एग्जैक्टली, देखो एक स्टूडेंट ने लिख दिया तुरंत ही। 23(3) के बगल में मैंने लिखवाया था, वहीं लिखो रिडंडेंट। और यहीं पर एक केस लॉ आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, उसका नाम है दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री। दिस इज द केस लॉ ऑफ 2008 सुप्रीम कोर्ट। चलो जज का नाम बताओ इसमें। जज का नाम है सीके ठक्कर, जिन्होंने बाद में अपना नाम क्या बदल लिया था, सीके टकवानी, और इन्हीं की बुक है सीपीसी वाली। यही थे सीके ठक्कर जस्टिस। बाद में उन्होंने ठक्कर से नाम अपना टकवानी चेंज कर लिया था, और इन्हीं की बुक है सीपीसी वाली। इट्स अ वेरी गुड बुक। कई लोग बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं कि टकवानी बेकार है, नहीं, आई हैव रेड इट मैनी टाइम्स, और मैं अभी भी सबको रिकमेंड करता हूं कि टकवानी इज द बेस्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स। हाँ, अगर आप एडवोकेट हो, वो भी मैं कहूँगा हाई कोर्ट वगैरह में, या फिर आपको वो करनी है, मतलब हायर जुडिशरी के लिए पढ़ना है, तब मैं कहता हूँ तब आप मुल्ला भी पढ़ो। मतलब टकवानी तो पढ़ो ही, टकवानी भी छोड़ना नहीं है, तब आप टकवानी के साथ मुल्ला भी पढ़ो। स्टूडेंट्स के लिए टकवानी इज द बेस्ट बुक, नो ऑल्टरनेटिव। एज अ स्टूडेंट मुझे भी लगता था कि टकवानी तो समझ में नहीं आ रही कुछ। एक बार जब हम लोगों ने कर लिया है ना, उसके बाद टकवानी पढ़ना, देखना कितनी ईजी लगेगी। अरे यही तो था, अरे यही तो था। ऑल्दो कि जेल में से आई थिंक केस लॉ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, सीपीसी में नहीं है। हाँ अच्छा, तो कॉन्स्टी में तो केस लॉज ही आएंगे, और क्या आएगा वहां पर। चलो 23(3) इज रिडंडेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 25, क्योंकि अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से दूसरे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, तो वो ट्रांसफर पिटीशन कहां फाइल होती है? ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए वहां पर हमारा क्या आता है, सेक्शन 25 आता है हमारा। ठीक है, चलो 5 मिनट और कर लेते हैं, बिकॉज 5:30 तक की थी। टाइमिंग क्या गई थी तुम लोग, लास्ट क्या ही टाइमिंग गई थी तुम लोगों को?
मैं एक्चुअली 4:15 पे यहाँ आ गया था, कब मुझे जो टाइमिंग गई थी ना 4:15 की गई थी, बट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके पास कुछ आया ही नहीं था। हाँ वही, चलो कोई बात नहीं, सेक्शन 24 कर लेते हैं। सेक्शन 24 में हम लोगों को देखना है कि पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, राइट। यहां पर देखो बेयर एक्ट के बगल में मैंने लिखवाया होगा सुओ मोटो एंड अपॉन एप्लीकेशन, दोनों होती है इसमें। सुओ मोटो मैंने लिखवाया होगा अलग से बेयर एक्ट में, कोर्ट ऑफ इट्स ओन मोशन, राइट। इसे कंपेयर करो सेक्शन 25 से, में सुप्रीम कोर्ट में होगा, वहां पर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया है इन केस ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। यहां पर मैंने लिखवाया होगा नो सुओ मोटो, देखो लिखवाया है, वेरी गुड। ठीक है, यही मैं कहता हूं तुम लोगों को क्लास में, जब कहता हूं ना कि देखो बेटा जब रिवीजन क्लासेस होंगी ना तब ये बहुत काम आते हैं, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग मेरी बात नहीं सुनते। ओके, अब आज नहीं सुनोगे तो एग्जाम देने के बाद समझ में आएगा कि सर सही कह रहे थे। खैर चलो, सेक्शन 24 में हम लोग देखते हैं कि कोर्ट जो है वो तीन कर सकती है। जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जैसे कोर्ट है, इसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर यहां पर कोई मैटर पेंडिंग है, ठीक है, तो अगर आपने सपोज मान लो कि यहां पर सूट आपका ट्रांसफर सूट इंस्टीट्यूट है, अब जब ट्रांसफर एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, यहां पर आपने फाइल कर दी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या क्या कर सकती है वही चीज दी हुई है सेक्शन 24 में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्चुअली यहां पर तीन चीजें कर सकती है। फर्स्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ कर ले, पहला काम है विड्रॉ करके, विड्रॉ एंड ट्राई इटसेल्फ, ठीक है पहला। दूसरा है विड्रॉ एंड ट्रांसफर टू एनी अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, एंड तीसरा है विड्रॉ एंड रीट्रांसफर इट टू द सेम कोर्ट। राइट, ये तीन काम होंगे 24 में। सबसेक्शन 2 में जाओगे ना, वहां 1 2 3 करके ऐसे दिया होगा, ठीक है। अब याद रखना एक चीज जो कि अक्सर गलती करते हैं लोग, सिर्फ हम लोग ऑल्दो कि ये सेक्शन 24 में वगैरह पढ़ते हैं सूट के कॉन्टेक्स्ट में, बट सिर्फ सूट का ट्रांसफर नहीं दिया हुआ है वहां पर, ट्रांसफर ऑफ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। ये चीज देखो, मैंने वैसे बोलता तो हूं कि अंडरलाइन कर लो इसे, बट देखो इसका ध्यान रखो कि सिर्फ सूट ही नहीं ट्रांसफर होता, अपील भी ट्रांसफर होती है, अदर प्रोसीडिंग भी ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन ये होता है कि क्या अदर प्रोसीडिंग में इज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इंक्लूडेड, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आएगी या नहीं आएगी। 24 के ही सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी पढ़ो, क्या लिखा है, प्रोसीडिंग का मतलब सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी का पढ़ो, सॉरी सबसेक्शन 4 है आई थिंक, कौन सा है, रुको देखो सबसेक्शन 3 का क्लॉज बी, प्रोसीडिंग इंक्लूड्स अ प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। यस, अदर प्रोसीडिंग्स में एग्जीक्यूशन आएगा, यस आता है। याद रखना ये कि सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट्स, विच इज ट्रू, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे काम आता है, या अपील या अदर प्रोसीडिंग में भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में वो डिक्री का हो, ऑर्डर का हो, कपिल डजंट मैटर, वहां तो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग होनी चाहिए बस, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना इसका। 24 का सबसेक्शन 5 वो बताता है अ सूट और अदर प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर्ड, क्या लिखा है,
फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई इट। अंडरलाइन करो इसे। अंडरलाइन तो कराया होगा पता नहीं क्यों मैं उस मूड में आ जा रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, वैसे नहीं करना चाहिए, बस रिवीजन क्लास है ये तो। खैर सेक्शन 25, सेक्शन 25 में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट में केसेस ऑफ ट्रांसफर, वहां पर फिर से पढ़ा दीजिए। तो पता है मैं सच बताऊं, मैं बोर हो गया हूँ सीपीसी, मैं बोर हो गया हूँ। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोचोगे कि अरे सर बोर हो गए हैं, मैं सच में मैं बोर हो चुका हूँ, क्योंकि क्योंकि पता है पीएलए में मैंने हर दिन सीपीसी पढ़ाया। जिस दिन भी मेरी क्लास हुई है मैंने सीपीसी जरूर पढ़ाया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने सीपीसी ना पढ़ाया हो। और ऐसा एक ही चीज हो जाती है ना बार बार। अब देखो टीपीए मिला था नया, ठीक है, मजा आया था टीपीए पढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं भूल गया था फिर मुझे दोबारा पढ़नी पड़ी, तो लगा अरे हाँ यार पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। अब सीपीसी में मुझे मतलब लाइक 99% चीजें एकदम ऐसे याद रहती हैं, तो बोरिंग सा फील होने लगता है कि पता तो है सब। अब हिंदू लॉ बीच में मिला था, मजा आया था हिंदू लॉ पढ़ाने में। अब सीपीसी वही चीज बार बार हो रही है ना। तो खैर सेक्शन 25 में जाओ, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो सुओ मोटो। अभी तो कोई बैच नहीं कपिल, अभी तो सब में एकदम स्टार्टिंग ही है। या तो तुम लोग का बैच है एंड है, या फिर इन लोगों का बैच है ईशा वगैरह का, ईशा प्रज्ञा का, उसमें एकदम लोग बीच में है, प्लेंट पढ़ रहे हैं अभी। तो अभी कोई बैच नहीं जिसमें स्टार्टिंग होगा, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो नो सुओ मोटो। और याद रखना यहाँ पर जो प्रीलिम से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं करना सीपीसी का रिवीजन, सच बता रहा हूं माधुरी, सीपीसी मुझे रिवाइज करना ही नहीं है। क्या रिवाइज करूंगा सीपीसी में। खैर चलो सेक्शन 25 में देखो मैंने वहां पर किया था कि सेक्शन 25 का 4, ठीक है, वहां पर फाइन या कॉम्पनसेशन कितना दे सकते हैं? 2000 रुपीज। ऑनलाइन करो से, अरे ऑनलाइन तो होगा, ₹2000 अगर फ्रिवलेस या वेक्सेशियस एप्लीकेशन आपने फाइल किया तो के माधुरी में मैं भी मजाक ही कर रहा था, बट समझ गया था कि तुम मजाक कर रही हो। हाँ तुम्हें करनी है, तुम लोगों को करनी है, तुम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? अरे क्यों नहीं याद होती? क्वेश्चन सॉल्व करो, जब पढ़ो तुरंत ही। चलो 25/4 एंड देन 25/5। ऑल्दो कि मुझे नहीं लगता कि सेक्शन 25/5 से क्वेश्चन आएंगे, बट फिर भी जिस कोर्ट में ऑर्डर तो याद हो गए पर रूल्स नहीं। तुम लोगों ने अभी ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, एक बार या दो बार पढ़ा है, राइट? इसीलिए मैंने तुम लोग को ये भी कहा होगा स्टार्टिंग में कि देखो कोई भी चीज ना तुम्हें टारगेट क्या बनाना कि मुझे 6 बार पढ़नी है। मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि 6 बार का टारगेट बनाओ। स्टार्टिंग के 2 बार में प्रॉब्लम होती है, तीसरी बार से तुम लोग को ईजी लगने लगेगा। वही वही। चलो तुम लोग के साथ तो कितनी अच्छी बात है कि तुम लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। हम लोगों को तो रिकॉर्डिंग्स मिलती ही नहीं थी। रिकॉर्डिंग्स मिलती क्या रही थी, रिकॉर्डिंग्स होती ही नहीं थी उस टाइम पे। क्लास मिस हुई तो गए। अब खैर चलो 25/5 जिस कोर्ट से ट्रांसफर हुआ है उसी कोर्ट का लॉ अप्लाई होगा। जहां पर सूट इंस्टीट्यूटेड था उसी कोर्ट का लॉ अप्लाई हो जाता है दूसरे वाले में। जहां पर ट्रांसफर्ड कोर्ट है, ट्रांसफर्ड कोर्ट एक्चुअली कौन सा लॉ फॉलो करेगी? फ्रॉम विच द सूट हैज बीन ट्रांसफर, विच हैज बीन ट्रांसफर। 25/5
कैसे करें माधुरी? आंसर राइटिंग की क्लास हुई थी, अगर नहीं की है तुमने तो आंसर राइटिंग की क्लास होगी। अगर तुम्हें पहले करनी है तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, ऑफिस में बात कर लेना एक बार, आंसर राइटिंग का लेक्चर चाहिए अनुराग, ठीक है? ऑफिस वाले वैसे तो अलाउ कर देते हैं जनरली, बट रिक्वेस्ट करना, ठीक है? चलो आज यहीं तक रखते हैं 25 तक, बिकॉज अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब है वो पूरा खत्म भी करना पड़ेगा। हाँ नहीं, जहां से ट्रांसफर हुआ है यहां से, हाँ हाँ, जिस जहां इंस्टीट्यूट था उस कोर्ट पे जो लॉ लगता था वही वाला इस पे भी लगेगा। हाँ, अगर मान लो दिल्ली कोर्ट से भरतपुर कोर्ट में ट्रांसफर हो गया तो दिल्ली कोर्ट का जो लॉ लग रहा था ना, भरतपुर कोर्ट वही वाला लॉ फॉलो करेगी। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।